से थे। अगर ये है तो लोन डिफॉल्टिंग पे भी 260 बिलियन है, 260 बिलियन ऑफिशियली है, जो वो लोन जो डिफॉल्टर हैं जिन्होंने माफ करवाए हैं कर्जे, राइट ऑफ वो भी निकाले। अब थोड़ी सी बात तो सुने हमारी। उसके बाद आप यूं कि प्ली बार्गेनिंग जो हुई है, प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, जब अकाउंटेबिलिटी ये नेप आई तो उन्होंने सबको पकड़ा। अब सबको पड़ा, जिसको जैसे पैट्रियट बनाई गई, जिसको 10 अरब थे जिनके ऊपर, उनको कहा कि 10 करोड़ दे दो, आपको रिलीज। सही मधु साहब, आपने कहा कि हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में यह भी मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट को जो स्विस केसेस हैं वो रीओपन करें। ये कौन रीओपन करेगा? ये इस पे तो अभी तक कोई कंप्लाई नहीं हुआ है। देखो भाई, ये देखो 248 तहत प्रेसिडेंट पे तो बिल्कुल वो डिस्कशन ही इसी पे नहीं तो है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के नहीं, लेकिन ये अगर कहा जाए यहाँ से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मैसेज जाए कि जो स्विस बैंक के केसेस हैं खोले जाएं, और ये जो पिटीशन थी काय के लिए थी, एनआरओ सही फैसला आ गया ना। जो भी हम तो इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, मुझे दूसरे गेस्ट को भी टाइम देना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया कि जो स्विस केसेस हैं उनको रीओपन किया जाए। ये आइन को सामने रखते हुए ही उन्होंने फैसला दिया। हो नहीं सकता था, हो नहीं सकता। तो गलत फैसला है ये। देखो ना, गलत इसलिए है कि ये अब बात यूं कि मैं पिटीशन में ये आपके पास अदालत में आता हूं कि इस बात पर मुझे वजाहत की जाए कि ये जो फर्ज करो एनआरओ या कोई और चीज है, सही है, इलीगल है, लीगल है। जो उनको कहना था इलीगल है तो आगे बात हो सही है। डॉक्टर साहब, कन्फ्रंटेशन वाली सूरत हाल आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव और कोर्ट्स के दरमियान? भाई साहब, मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो नेक्सस था ना, वो पॉलिटिशियंस का और ब्यूरोक्रेसी का और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का करप्शन के ऊपर, वो नेक्सस पर दरार पड़ी है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में इस बात का इम्कान है कि करप्शन की पूछगछ होगी। सिर्फ यही नहीं कि हुकूमत अपने ऑपोजिशन के लोगों से पूछगछ करेगी, बल्कि इंडिपेंडेंट कोर्ट भी पूछगछ करेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पलीजो साहब ने ये बात कही कि जनाब जो ECL जो है ना, वो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जी, सारी दुनिया के अंदर जो करप्ट आदमी होता है वो भागता है, और भागे हैं, और पाकिस्तान से तो बहुत भागे हैं। इन्होंने खुद भी मिसाल दी, पाकिस्तान से बहुत भागे हैं। तो उनको ये एहतमाम करना चाहिए कि फौरन सुप्रीम कोर्ट से कोई उस सिलसिले में छूट लें, और सुप्रीम कोर्ट छूट देगी कि अगर मिनिस्टर है उसको आपने ECL पर डाला हुआ है, तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी काम के लिए अगर होनी चाहिए कि उसको छूट दे के इट शुड नॉट हैपन। तीसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं भाई की बात से टोटली इत्तेफाक करता हूं कि मेहरान बैंक का स्कैंडल है, और ये मुकदमात तो प्रायोरिटी इस माना करके कि एनआरओ तो अब का है, ये 15-20 साल से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, तो ये खुलने चाहिए। हुदैबा मिल्स का, मेहरान बैंक का, कि ताकि देखो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से और मेजर पार्टीज के हवाले से ये तसल्ली होनी चाहिए कि इट इज अ फेयर थिंग। सही कंसंट्रेशन वाली बात बताया ना। फॉर एग्जांपल, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा है कि स्विस केसेस रीओपन होंगे, ये तो कहते हैं कि तो फैसला गलत है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, इस माना करके कि ये इस हद तक बात नहीं जानी चाहिए। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि इस गवर्नमेंट ने वो केसेस कय्यूम साहब को, जस्टिस कय्यूम साहब को रिटायर्ड को भेजकर बंद करवाए, जो इनको नहीं कराना चाहिए था। तो लिहाजा इस माना करके सुप्रीम कोर्ट की बात दुरुस्त है कि क्योंकि इन्होंने बंद कराए, वो चलते रहते है ना, उनको डिफेंड करते है ना, बाहर जाकर जो बंद कराए तो रीओपन कराना अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें जो मौजूद हैं, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिसके अंदर जो बहुत सारे एक्यूजेशंस हैं आज भी मौजूद हैं, तो क्यों उन पर अमल नहीं हो सकता है ना। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब काम शुरू किया है तो इट शुड गो अक्रॉस द बोर्ड, तो हम ये प्ली करते हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि अगर ये प्रोसिक्यूशन सही तरह से नहीं कर सकते तो फिर ये गवर्नमेंट जब इन केसेस की प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकती तो फिर इनको मिड टर्म इलेक्शन, यानी हम ब्लैंकेट मिड टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एफिकेसी रहनी चाहिए और गवर्नमेंट अपने केसेस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है यार साहब? और आज शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग भी हुई है जिसमें उन्होंने ये भी बात की है कि जो इदारे हैं वो आइन के अंदर रह के काम करेंगे। इसकी भी वजाहत करें कि क्या मतलब इसका आप लेते हैं? ये तो बिल्कुल अहम तरीन बात है कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट जी, इन तीनों को अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना चाहिए। एक दूसरे की हुदूद में इनको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसको उसमें नहीं जाना चाहिए, मगर एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है कन्फ्रंटेशन की, तो एनआरओ में सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दिए हैं और एक अच्छे स्पिरिट से दिए हैं, उनमें अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेंगे, तब भी वो आप उस पर रुकावट बन रहे हैं और कन्फ्रंटेशन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, वसान साहब ने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट और इन चीजों की कन्फ्रंटेशन में हम नहीं पड़े। तो जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब
के बाद बेनजीर साहबा की हुकूमत आई और बकौल इनके ये एस्टेब्लिशमेंट से टकरा के आए, हाँ। तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस को रीओपन करना या उसके लिए कमीशन बनाने में कौन रुकावट था अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के आए? और फिर जब शहीद मुर्तजा भुट्टो शहीद हुए, बेनजीर साहबा की हुकूमत थी और बकौल इनके ये एस्टेब्लिशमेंट से टकराए हुए थे, तो उसको रीओपन करने में क्या रुकावट? पुरानी बात में चले जाएंगे, मैं आज की बात करना चाह रहा हूं। छोटी बात कि अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, देखिए हसीना वाजिद ने अपने वालिद मुजीबुर रहमान का केस ओपन किया और लड़ा, मिलाजोविच के खिलाफ वहां पे कार्रवाई हुई। जो भी लोग आते हैं इक्तदार में वो माजी में उनके साथ की हुई ज्यादतियों के हवाले से, ये नहीं कहते रिकंसिलेशन, सब भाई भाई हैं और हम सब मिलके एक हो गए और नई जिंदगी का आगाज करते हैं। अभी बेनजीर साहबा शहीद हुई और गुज़िश्ता 2 साल से पीपल्स पार्टी बकौल उनके कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और लोगों की वोट है, हाँ। वोट लोगों ने दिए थे बेनजीर साहबा के नाम पे ना, तो उनकी शहादत को तो रायगा कर दिया गया, उनके लिए तो एफआईआर भी नहीं कटी, जिन्होंने जाए वारदात को धोया उनको भी नहीं पकड़ा, जिन्होंने रूट चेंज किया पुलिस ऑफिसर्स ने उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। अब रही बात आखिरी केस, भुट्टो केस के सारे कन्विक्ट्स को छूट मिल गई, कन्विक्ट्स को आजाद कर दिया। तो अगर यही एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है कि अपने कायद के कातलों के साथ कंप्रोमाइज कर लिया जाए, हाँ। अब रही बात फौजदारी मुकदमात, तो जिन लोगों पे फौजदारी मुकदमात हैं, जिन पे कत्ल, रेप और अगवा के मुकदमात हैं, उनको तो इत्तेहादी बना के उनको कवर दे दिया गया। अगर यही एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है कि जो लोग दहशतगर्दी में मुलविस हों उनके साथ भाई भाई करके इक्तदार चलाया जाए, कहा जाए। अच्छा, पीएमएल-एन पर बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आखिरी बात, स्विस मुकदमे के हवाले से आपने कहा एक इंटरनेशनल इम्यूनिटी भी क्लेम की जाती है जी। मेरे ख्याल में अब ये लॉ की बात है, आर्गुमेंट की बात नहीं है। इम्यूनिटी यहां 248 क्लेम हो रही है, सही है। इंटरनेशनल इम्यूनिटी क्लेम हो सकती है जो स्टेट्समैन या जो हुक्मरान पार्टी के सरबराह होते हैं उनके खिलाफ उमूमन दूसरे मुमालिक में मुकदमात उस वक्त तक नहीं इनिशिएट किए जाते जब तक उनके मुमालिक में खुद उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। ठीक है, इसलिए पहले पाकिस्तान में खुलेगा केस तो फिर बाहर खुलेगा। अभी पिछले दिनों स्विस गवर्नमेंट की एक वजाहत आई थी कि हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे और वो शुरू नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ आर्टिकल 248। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपके जो तहरीक इंसाफ के कायद हैं इमरान खान साहब हर चैनल पर आकर हर मीडिया के इंटरव्यू में ये बात करते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए। किसी भी बड़ी जमात ने उनको सपोर्ट नहीं किया है, यकीनन ये चाहेंगे 5 साल पूरे हो। जो भी डेमोक्रेसी की फेवर में है ये चाहता है कि 5 साल पूरे हो, सिवाय इमरान खान साहब के। क्यों? इमरान खान साहब, हमने भी ये कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे हो, मगर ये अगर केसेस की पैरवी नहीं कर सकते, केसेस के पहले भी कह चुके हैं वो, नहीं केसेस की पैरवी अगर नहीं कर, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते ना, तो फिर ये गवर्नमेंट इनफेक्टिव हो जाएगी। और इस एतबार से हमारा प्ली ये है कि फिर मिड टर्म इलेक्शन जेन्युइन हो जाते हैं अगर कोई दूसरी पार्टी ना भी कहे। हमने तो ये भी बात रखी थी कि जनाब आसिफ जरदारी के अलावा किसी और को सदर बनाया जाए। हम इस्लामाबाद की सड़कों पर खड़े हुए थे यही कहने के लिए, और ये प्रॉब्लम नहीं आता पीपल्स पार्टी के साथ अगर आसिफ जरदारी साहब के अलावा। पहले भी बैड गवर्नेंस पर भी आप ये कह चुके हैं कि मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, जबकि बलूचिस्तान खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि वहां पे जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी उनके थ्रू भी वो बड़ी पार्टी से ताल्लुक। फाइनल स्टेटमेंट दे दें 30 सेकंड। अच्छा, कुर्ट वाल्डहाइम, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कुर्ट वाल्डहाइम प्रेसिडेंट थे और दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, और ये नहीं था कि वो उनके यहाँ पहले वहां मुकदमा चले। अच्छा, अब भाई ने परजी साहब ने ये बात की कि भाई हसीना वाजिद जो उन्होंने अपने फादर के जो शेख मुजीब था उसके कातलों को सजा दी, मैं बिल्कुल हमारी भी ख्वाहिश होती है और ये पार्टी का मौक़िफ़ होता है, लेकिन बात यूं है कि वहाँ एक कम्युनिटी है, बंगाली हैं, टोटल बांग्लादेश में बंगाली हैं, यहाँ 4 कम्युनिटी हैं, यहाँ 4 अकाई हैं, यहाँ इदारे मजबूत हैं, इदारे इतने मजबूत नहीं हैं कंपेयर टू जिस तरह दूसरे मुल्कों में इंडिया में देखें। तो अब ये है कि उस वक्त ये वो तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्या था, 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। 2/3 में मेजॉरिटी जब नहीं होती है तब डिसीजन करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से 2/3 अगर जब भी पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी आएगी तो हम हमेशा कहते आ रहे हैं, तकरीर में भी कहते आ रहे हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का भी जो कातिल है उनको भी सजा मिलेगी। और वाइंड अप करने जा रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आई हैव टू वाइंड अप द शो। वो एफआईआर तो है, एफआईआर पर हमें ज्वाइन किया उनके लिए है। देखना यह है कि फ्यूचर में जाके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उनके बीच में कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए यकीनन बहुत बुरा होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी आती है उसको स्ट्रेंथन करने की बात होती है तो इनिशियली जो है इदारों में कशमकश देखी जाती है, लेकिन अगर ये चीज प्रोलॉन्ग करे तो वो यकीनन डेमोक्रेसी के लिए एक सही चीज नहीं होगी। द पल्स@businessplus.tv पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। कल आपसे मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।